थोड़ी देर बाद वो नीलम नगर को जाने वाली कोस्टर्स के अड्डे पर पहुंच गया। यहाँ भी लोगों का बेपनाह हजूम था। वो एक तरफ खड़ा टाइगर को देखता रहा और थोड़ी देर बाद टाइगर उसे उस हजूम से निकल कर आता हुआ दिखाई दिया। वो उस मेकअप में था जिस मेकअप में वो उसके साथ रास्कर के पास गया था, इसलिए इमरान उसे देखते ही पहचान गया था। क्या रिपोर्ट है टाइगर? इमरान ने उसके करीब पहुंचते हुए कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। मैंने मालूम कर लिया है, वो नीलम नगर से 10 किलोमीटर पहले आने वाले अड्डे सराजपुर पर उतरा है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओके आओ, इमरान ने कहा। और थोड़ी देर बाद इमरान की कार सराजपुर की तरफ उड़ी जा रही थी और सराजपुर दारुल-हुकूमत के मज़ाफ़ात में तो था, लेकिन उसका दारुल-हुकूमत से फासला काफ़ी था और इमरान जानता था कि मुसलसल कार चलाने के बावजूद उन्हें 2 घंटे वहाँ पहुँचने तक लग जाएंगे। सराजपुर एक खासा बड़ा कस्बा था। सराजपुर में एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी मेयार की ग्लास फैक्ट्री थी और उस ग्लास फैक्ट्री की वजह से सराजपुर का इलाका खासा तरक्की कर गया था। वहाँ खासी जदीद कॉलोनियाँ, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा, होटल और क्लब बन गए थे। अब वो पहले वाला आम सा देहाती कस्बा ना रहा था। उस रिचर्ड विल्सन को दारुल-हुकूमत में छुपने की कोई जगह ना मिली थी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और फ्रंट सीट पर बैठा हुआ टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। मेरे ख्याल में इमरान साहब जहां वो गया है वहां और कोई ना था, इसलिए उसे कोस्टर में सफ़र करना पड़ा है, वरना वो इस रहायशगाह पर फ़ोन करके वहां से कार ही मंगवा लेता, टाइगर ने हंसते हुए कहा। और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह वाकई तुमने पते की बात की है, इसका मतलब है कि रिचर्ड विल्सन रेड डॉट से बिल्कुल अलहदा हो गया था। इमरान ने चुप कर कहा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नुमाया हो गए थे। रेड डॉट से अलहदा क्या मतलब? रास्कर के कहने के मुताबिक तो वो रेड डॉट का सरबराह है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ पहले था लेकिन अब नहीं है, तुमने खुद ही तो बताया है और खुद ही पूछ रहे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए क्या मतलब? बॉस मैंने कब कहा है कि वो रेड डॉट की सरबराही से अलहदा हो चुका है, और मैंने तो सिर्फ एक अंदाज़ा ज़ाहिर किया है कि शायद वो सराजपुर वाली रहायशगाह में अकेला है, इसलिए उसे कोस्टर में सफ़र करना पड़ा है। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में वजाहत करते हुए कहा। तुम्हारी इस बात से तो मुझे ये बात समझ आई है कि रिचर्ड विल्सन रेड डॉट से अलहदा हो चुका है। पहली बात तो यह है कि इतनी बड़ी तंजीम का सरबराह किसी आम से होटल में नहीं रह सकता। दूसरी बात यह कि रास्कर ने उसकी रहायशगाह जिस कोठी में बताई थी वो उसने बाकायदा अपने नाम से हासिल की थी। इसका मतलब है कि वो आम तौर पर होटल में रहना पसंद नहीं करता। अब हुआ ये कि उधर रास्कर से हमने मालूमात हासिल की, इधर रिचर्ड विल्सन ने वो कोठी छोड़ दी और फिर उसका पता होटल शेल्टन में मिला, मगर होटल शेल्टन से भी वो फौरी तौर पर गायब हो गया और अब वो दारुल-हुकूमत छोड़कर वो इस कदर मज़ाफ़ात में जा पहुंचा है जहां बकौल तुम्हारे उसके अलावा दूसरा कोई आदमी मौजूद नहीं है। तो इससे ज़ाहिर किया क्या ज़ाहिर होता है? यही कि रिचर्ड विल्सन ने या तो खुद रेड डॉट की सरबराही छोड़ दी है या उसे फौरी तौर पर अलहदा कर दिया गया है और अब वो कटी पतंग की तरह इधर उधर मंडलाता फिर रहा है। इमरान ने तजिया करते हुए कहा और टाइगर ने इस बात में सर ला दिया क्योंकि बज़ाहिर इमरान का तजिया 100% दुरुस्त लगता था। इमरान साहब आखिर फौरी तौर पर उसे क्यों अलहदा कर दिया गया होगा? टाइगर ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। वो मालिक की शरायत मुलाजमत पर पूरा ना उतर सका होगा, इसलिए कान से पकड़ कर निकाल दिया गया होगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और टाइगर इमरान के इस जवाब पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो, उससे पूछो जिसका कान में दर्द करता है। और मुलाजमत जाने से पेट में भी पूरे चिड़ियाघर की दौड़ शुरू हो जाती है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और टाइगर एक बार फिर हंस पड़ा। सराजपुर तो अब खासा बड़ा कस्बा हो गया है, वहाँ टैक्सियाँ तो चलती ही होंगी। इमरान ने चंद लम्हों बाद टाइगर से मुखातब होकर पूछा। जी नहीं, इतना बड़ा भी अभी नहीं हुआ, अलबत्ता ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं और रिचर्ड विल्सन लाजमन किसी रिक्शे में बैठ कर ही गया होगा, मैं मालूम कर लूँगा, टाइगर ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो सराजपुर के अड्डे की तरफ हदूद में दाखिल हो चुके थे। सड़क के दोनों अतराफ में अड्डे की दुकानें फैली हुई थीं और एक तरफ कोस्टर्स का बड़ा अड्डा था। इमरान ने अड्डे के करीब जाकर कार रोक दी और टाइगर नीचे उतरकर अड्डे के करीब खड़े ऑटो रिक्शा के ड्राइवरों की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, सारे रिक्शा वाले यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं मान रहा कि वो किसी गैर मुल्की को लेकर गए हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद टाइगर ने वापस आकर रिपोर्ट देते हुए कहा, हो सकता है वो पैदल गया हो, यहाँ करीब कोई कॉलोनी है। इमरान ने कहा और टाइगर ने सर हिला दिया। जी हाँ, कॉलोनी तो है, मैं जानता हूँ, यहाँ से आधे किलोमीटर के फासले पर है, टाइगर ने जवाब दिया। ओके वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ से कोई सुराग मिल जाए, इमरान ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। लेकिन अभी कार एक चौक पर पहुंची थी कि यकतलफ एक बड़ी नीले रंग की कार तेज़ी से उनके करीब से गुजरी और फिर चौक पर घूमती हुई दाएं तरफ को बढ़ती चली गई और इमरान कार में ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई लड़की को देखते ही चौंक पड़ा। ओह ये शक्ल तो कुछ शनासाई लगती है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। कौन बॉस? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। यही नीले रंग की कार चलाने वाली, वैसे भी वो चेहरे से खासी परेशान सी लग रही थी और इस तरह बैक मिरर से देख रही थी जैसे उसे ताकत का खतरा हो। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, यही सड़क कॉलोनी को जाती है। इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद टाइगर से पूछा और टाइगर ने सर हिला दिया। अब टाइगर भी समझ गया था कि इमरान इस लड़की की बड़ी कार का ताक़ब कर रहा है जिसे वो शनासा कह रहा था और ये कार भी उस कॉलोनी की तरफ ही गई थी।
गो आगे मोड़ की वजह से वो नज़रों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन टाइगर जानता था कि यह सड़क सिर्फ उस कॉलोनी के लिए मखसूस है और कॉलोनी में जाकर ख़त्म हो जाती, इसलिए वो इत्मीनान से बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उनकी कार कॉलोनी में दाखिल होगी और एक छोटी सी कॉलोनी थी। कोठियाँ भी आम से अंदाज की थीं। एक तरफ एक रेस्टोरेंट मौजूद था। लड़की वाली कार अब कहीं नज़र ना आ रही थी। वो यकीनन उस कॉलोनी की किसी कोठी में दाखिल हो चुकी थी। इमरान ने कार रेस्टोरेंट की साइड पर रोक दी और फिर खिड़की से सर बाहर निकालकर उसने एक साइड पर मौजूद बुक स्टॉल के साथ खड़े एक लड़के को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो लड़का तेज़ी से कार की तरफ लपका। उसके हाथ में ताज़ा अखबारों का बंडल था। नीले रंग की कार किस कोठी में गई है? इमरान ने एक नोट लड़के की मुट्ठी में दबाते हुए कहा। नीले रंग की कार वही जो अभी आई है, जिसे सुनहरे बालों वाली लड़की चला रही थी? लड़के ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नोट उसने जल्दी से अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया था। हाँ वही, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो 40 नंबर कोठी में गई है। वहाँ 2-3 रोज़ से एक गैर मुल्की आकर रहने लगा है। पहले तो खाली पड़ी रहती थी। उसके पास मज़दा स्पेशल कार है, लड़के ने जवाब दिया और इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। आपको कैसे मालूम हुआ कि यह लड़का इस कार के मतलब कुछ जानता होगा? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में इमरान से मुखातब होकर पूछा। लड़के ने जिस दिलचस्पी से मेरी कार को देखा और जब तक मैंने उसे बुलाया नहीं, वो उसे इस तरह देखता रहा जैसे नज़रों में ही उसे फ़िल्म बनाकर दिमाग में हमेशा के लिए महफूज कर लेने का प्रोग्राम हो। मैं समझ गया कि ये लड़का फितरी तौर पर कारों में इंतहाई दिलचस्पी लेता है और तुमने देखा? वाकई उसने कार के मुतल्लक बता दिया, इमरान ने जवाब दिया और टाइगर ने बेख्तियार सर हिला दिया। कोठी नंबर 40 खासी बड़ी कोठी थी, लेकिन उसके गेट पर किसी किस्म की कोई नेम प्लेट मौजूद ना थी। इमरान ने कार उस कोठी से आगे जाकर एक साइड पर रोक दी। बॉस, क्या ये लड़की कोई खास नीयत रखती है? आप तो रिचर्ड विल्सन की तलाश में के लिए आए थे, टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा और इमरान जो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने के लिए मुड़ रहा था मुस्कुरा दिया। फिक्र ना करो, तुम्हारा रिचर्ड विल्सन भी तुम यकीनन इसी कोठी में ही रहता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कार से नीचे उतर आया। टाइगर भी दूसरी तरफ से नीचे आ गया। इमरान की नज़रें अब कोठी की बजाय सड़क की तरफ थीं, जैसे उसे किसी की आमद का इंतजार हो, लेकिन सड़क बांझ औरत की गोद की तरह खाली थी। इमरान ने होंठ चबाते हुए वॉच ट्रांसमीटर पर एक फ्रिक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी और फिर उसने उस फ्रिक्वेंसी पर कॉल देनी शुरू कर दी, लेकिन काफ़ी देर मुसलसल कॉल देने के बावजूद दूसरी तरफ से जब कॉल रिसीव ना की गई तो इमरान ने विंड बटन ऑफ कर दिया। और टाइगर, पहले इस कोठी को चेक कर लें। मुझे इस कार चलाने वाली लड़की में केजीबी की स्पेशल एजेंट मिस कानो जैसी मुशाबत महसूस हुई है, लेकिन इसकी निगरानी सीक्रेट सर्विस कर रही है। यही वजह थी कि मैं बार बार बैक मिरर को देख रहा था और यहाँ भी मेरी नज़र सड़क पर जमी हुई थी। मुझे इनकी निगरानी करने वालों की तलाश थी, लेकिन किसी का अब तक नज़र ना आने का यही मतलब है कि या तो मेरा ख्याल गलत है या फिर सीक्रेट सर्विस अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है। जूलिया कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। बहरहाल मैं रिचर्ड विल्सन से पहले इस लड़की को चेक करना चाहता हूँ, इमरान ने पूरी तरह वजाहत करते हुए कहा और फिर टाइगर और वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते कोठी नंबर 40 के उकबी तरफ को बढ़ गए। उकबी तरफ दरख्तों का एक छोटा सा ज़खीरा था, जिसके बाद फिर एक कोठी बनी हुई थी और ये ज़खीरा शायद किसी कोठी के तहते में मौजूद था, क्यों ना कि इस ज़खीरे के गिर्द भी ऊंची चार दीवारी मौजूद थी। एक तरफ फाटक था जिसकी हालत बता रही थी कि उसे खुले हुए ज़माना गुजर चुका है। उसका हर हिस्सा जंग में डूबा हुआ था। इमरान और टाइगर दोनों एक दूसरे की पैरवी करते हुए फाटक पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए। अब वो चार दीवारी के अंदर बंद इस ज़खीरे में थे जहां 40 नंबर कोठी की उकबी दीवार मौजूद थी, लेकिन इमरान ने देखा कि उस दीवार के साथ दरख्तों की दो कतारों को बाकायदा ज़मीन से काट दिया गया था। इस तरह दीवार से काफ़ी फासले तक खाली जगह थी, दरख्त मौजूद ना थे और ये कटे हुए दरख्त भी वहीं पड़े हुए थे और इनके कटे हुए हिस्से बता रहे थे कि इन्हें कटे हुए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे और इन्हें किसी जदीद तरीन आरे या आले से काटा गया है। कोठी की उकबी दीवार खासी बुलंद थी, वो जंप लगाकर भी उसके ऊपर ना चढ़ सकते थे और दरख्त काफ़ी दूर थे। अभी इमरान सोच ही रहा था कि अंदर जाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ कि यख्तलफ उनके दाएं हाथ पर मौजूद दरख्त पर से साएँ की तेज़ आवाज़ के साथ कोई चीज़ उन दोनों के दरमियान आकर गिरी और दूसरे लम्हे सुर्ख रंग का धुआं हर तरफ फैलने लगा, लेकिन ये धुआं सिर्फ चंद सेकंडों के लिए नज़र आया और फिर गायब हो गया। इमरान और टाइगर दोनों ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। सुर्ख धुआं देखते ही उन्होंने लाशौरी तौर पर अपने सांस रोक लिए थे, क्यों ना कि उनके लाशौर में ये बात बहरहाल फौरी तौर पर आ गई थी कि उन पर बेहोश कर देने वाली गैस का फायर किया गया है। लेकिन इमरान ने टाइगर की आंखों में देखते ही पलकें झपका कर मखसूस अंदाज में इशारा किया और फिर उन दोनों के जिस्म तेज़ी से तुड़ने मरने लगे और चंद लम्हों बाद वो टेढ़े मेढ़े अंदाज में ज़मीन पर गिरकर साख्त हो चुके थे। गो वो अब आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे थे, लेकिन सांस लेते ही उन्हें महसूस हो गया था कि बेहोश कर देने वाली गैस के असरात ख़त्म हो गए हैं और ये सोचकर उन्होंने सांस भी लेने शुरू कर दिए थे कि खुली फ़ज़ा में जिस कदर भी ताकतवर गैस फायर की जाए उसके असरात चंद लम्हों से ज़्यादा नहीं रह सकते। अभी उन्हें ज़मीन पर गिरे 3-4 मिनट ही हुए होंगे
कि कोठी की ऊपरी दीवार के दरमियान से एक दरवाज़ा सा नमादार हुआ और फिर उस दरवाजे में से वही लड़की जो कार चला रही थी एक लंबे तिरंगे गैर मुल्की के साथ नमादार हुई। उन दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे और वह दोनों तेज़ी से फर्श पर पड़े इमरान और टाइगर की तरफ बढ़े। इमरान और टाइगर दोनों के चेहरों के रुख चूँकि उस दीवार की तरफ थे, इसलिए वो नीम बाज आंखों से उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। पहले इनके हाथ पैर बांध दो नाकोफ, फिर इन्हें उठा कर ले जाएंगे। उस लड़की ने करीब आकर दूसरे आदमी से मुखातब होकर कहा, क्या ज़रूरत है अंदर ले जाने की, गोली मारकर ख़त्म कर देते हैं, पड़े रहेंगे यहाँ, कौन आता है इन्हें चेक करने। नौकाफ ने जुलाए वलहजे में कहा। उसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे यहाँ आने से पहले भी उन दोनों के दरमियान इसी मौजू पर बहस होती रही हो। जो मैं कह रही हूँ नाकोफ वही करो। हम अगर हर आदमी को इस तरह ख़त्म करते रहे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अरे ये तो होश में आ गया है। वो लड़की बात करते करते यकलफ चीख पड़ी और फिर इससे पहले कि वो दोनों लड़की के इस चीखने पर संभलते, लड़की ने बिजली की सी तेज़ी से हाथ लहराया और फिर एक हल्का सा धमाका उन दोनों के चेहरों के करीब ज़मीन पर हुआ और इस पर वाकई उन दोनों के ज़हनों पर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से स्याह पर्दा सा छा गया। लेकिन फिर ये पर्दा जिस तेज़ी से फैला था उसी तेज़ी से सिमटने भी लगा और इमरान ने बेख्तियार अपनी आंखें खोल लीं और लाशौरी तौर पर एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके अलग से एक तवील सांस निकल गया। क्यों ना कि उसने महसूस कर लिया था कि उसके दोनों हाथ उकब में बंधे हुए हैं और साथ ही उस रस्सी को कुर्सी की उकबी निसफ से भी बांध दिया गया है। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और एक बार फिर तवील सांस लेने पर मजबूर हो गया। क्यों ना कि उसके साथ ना सिर्फ टाइगर बंधा हुआ मौजूद था, बल्कि टाइगर से ज़रा हटकर जूलिया और सफदर भी इसी अंदाज में बंधे हुए मौजूद थे। टाइगर्स में सफदर और जूलिया तीनों असली शक्लों में थे, लेकिन वो तीनों ही अभी तक बेहोश थे। सफदर और जूलिया के मतलब तो इमरान कुछ कह ना सकता था, लेकिन टाइगर का मेकअप बहरहाल अभी साफ़ किया गया था।